सुहानी का ससुराल तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके पति प्रशांत की नौकरी मुंबई में ही थी। इसीलिए सुहानी पति संग मुंबई के थाने के एक छोटे अपार्टमेंट में रहती थी। सुहानी के ससुराल वाले पिछड़े जमाने की सोच रखने वाले लोग थे। शायद इसी वजह से उसके पति प्रशांत की सोच भी काफ़ी छोटी थी। बाहरी तौर पर देखा जाए तो सुहानी के पास सब कुछ है, लेकिन अंदर की बात तो वही जानता है जो स्वयं सह रहा हो। उसका पति प्रशांत काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। बात बात पर सुहानी और उसके घर वालों पर ताना कसता। कभी कभी तो बात इतनी आगे बढ़ जाती कि मजबूरन सुहानी अपने मायके फ़ोन कर देती, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। सुहानी के पिता तो थे नहीं, जो थे तो वे थे उसकी मम्मी और भैया भाभी। भाभी ने ही अपनी पहचान से उसकी शादी करवाई थी। सुहानी का मायका सिर्फ नाम का मायका था, इसीलिए उसने मायके भी जाना छोड़ दिया। फिर अब शिकायत करने से क्या फ़ायदा जब यही सुनने को मिले। देखो, अब छोटी बच्ची नहीं हो, शादीशुदा एक औरत हो। थोड़ी समझदारी दिखाओ और दिल बड़ा करो। अब प्रशांत ही तुम्हारा सब कुछ है। बजाय लड़ने के ज़रा अपने पति को समझो। वैसे भी ताली एक हाथ से बजती नहीं। सुहानी की एक छोटी सी बेटी थी जो कि मुश्किल से 2 साल की भी नहीं थी। अब तो प्रशांत रोज शराब पीता और नशे में सारी हदें पार कर जाता। गंदी गंदी गालियाँ बकता। तू पत्नी के नाम पर कलंक है, शर्म नहीं आती तुझे? हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा कर दी, ऊपर से क्या समझती है अपने को? भोली भाली बनती है। नशे में धुत प्रशांत उलुल जुलुल बकते हुए सुहानी को दबोचने की चेष्टा करने लगा। सुहानी की गर्दन पर सिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए। यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूँगा। नशे में चूर प्रशांत को एहसास ही नहीं था कि उसने सुहानी की गर्दन को कसकर दबा कर रखा है। दर्द से छटपटाती सुहानी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए प्रशांत की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए प्रशांत एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही सुहानी पलंग से उतर कर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। प्रशांत जब तक अपने आप को संभालता, सुहानी ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार सुहानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 2 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं होगा। सुहानी ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और नन्ही अंशु को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 4 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज़्यादा डर से कपा दिया। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यही सोचते हुए सुहानी ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाएं, कैसे जाएं? सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी अंशु उसके गले से चिपटी हुई ठंड से काँप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करें। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई कांटेक्ट भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ ना देख सुहानी थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी हॉस्पिटल था, शायद वहाँ से फ़ोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर
सुहानी ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। पर किसी ने फ़ोन नहीं करने दिया, या हेमंत जी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? रात भी तो कितनी हो गई है। यह सब सोचती हुई सुहानी ने हॉस्पिटल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी उग रही थी। माफ़ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए सुहानी ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर सुहानी को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, सुहानी ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, फिर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फ़ोन आगे कर दिया। अंशु को वहीं सोफे पर लिटाकर सुहानी ने हेमंत जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। सुहानी का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर फ़ोन से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह की संशय सुहानी के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई। हेलो। सुहानी सोच में पड़ गई कि बोले या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी और उसने धीरे से कहा, मैं सुहानी। तुमने इतनी रात गए फ़ोन किया है, वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? अंशु कैसी हैं? और प्रशांत जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल हेमंत ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हूँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? सुहानी ने रूंधे गले से पूछा। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, तुम वही इंतज़ार करो, कह हेमंत ने रिसीवर रख दिया। सुहानी ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस सुहानी ने गर्दन को आंचल से ढक दिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर सुहानी चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने सुहानी को थोड़ी राहत दी। इसी बीच हेमंत हॉस्पिटल पहुंच गए। आते ही उन्होंने अंशु के बारे में पूछा। सुहानी ने सो रही अंशु की तरफ इशारा किया तो हेमंत ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से हेमंत को बताया कि शायद किसी ने सुहानी के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए हेमंत ने अंशु को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही सुहानी ठंड से काँप उठी। तभी हेमंत ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। सुहानी ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर अंशु को लिटाते हुए हेमंत ने सुहानी को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। हेमंत के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही सुहानी ने अंशु को निकालना चाहा, पर हेमंत ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से अंशु को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने अंशु को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। सुहानी ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा करके एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी सुहानी सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अंशु के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से सुहानी की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा हेमंत चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। सुहानी शॉल ओढ़कर रसोई में आई और फिर धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ। मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, हेमंत ने जवाब दिया। सुहानी ने अपनी भर आई आंखों से हेमंत की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। हेमंत के तैयार होने तक सुहानी ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए हेमंत ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए।
जाते जाते सुहानी की तरफ देखकर बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और अंशु का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। देर तक सुहानी की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार हेमंत ने सुहानी को प्रशांत की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर सुहानी को उसकी मर्यादा ने और हेमंत को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि हेमंत सुहानी की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण सुहानी किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछकर सुहानी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर अंशु के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। अंशु के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने अंशु को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ भी नहीं मिला तो सकुचाते हुए हेमंत की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। हेमंत ऑफिस तो चले गए थे, पर नन्ही अंशु और सुहानी का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह अंशु भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत डॉल ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही सुहानी चौंक गई। हेमंत ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रखा। नन्ही सी अंशु को खिलौने वाली डॉल दिखाई। अंशु खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। हेमंत ने सुहानी को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए सुहानी ने माफ़ी मांगी तो हेमंत ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए सुहानी रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक हेमंत अंशु के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने हेमंत को दिया। खाते खाते हेमंत ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई सुहानी खामोशी से बैठी रही। अपने हाथ से सुहानी के मुंह में पुलाव डालते हुए हेमंत ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और अंशु तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नरक से निकलो। हेमंत जानते थे सुहानी के अपने लोग कैसे हैं, वरना वह कब की इस नरक से निकल गई होती। सुहानी को हेमंत की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि हेमंत कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसीलिए वो इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। प्रशांत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए सुहानी ने कहा और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी हेमंत को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए हेमंत की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है सुहानी, तुम एक बार फैसला कर लो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। हाँ में सिर हिलाते हुए सुहानी ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर हेमंत के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से हेमंत ने प्रशांत के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से प्रशांत ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। हेमंत के सीने पर सिर रखकर रोती सुहानी का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती सुहानी का दमकता चेहरा देखते हुए हेमंत ने धीरे से करवट ली कि सुहानी की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं। बोलते हुए हेमंत बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में अंशु थी, उनिंदी सी। अंशु को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। हेमंत की बात सुनकर नन्ही अंशु नींद में भी मुस्कुराने लग गई और हेमंत के गले में हाथ डालकर फिर सो गई।
बाप बेटी को ऐसे सोते देख सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली, एक नई सुबह के स्वागत के लिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। आमदनी बढ़ाने के लिए आलोक भी ओवर टाइम करता, अपनी ज़रूरतें कम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता। कुसुम भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट में गुजारा करती थी। रिटायरमेंट होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। आलोक ने बचत के रुपयों से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे लॉन में बैठने का उसका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा अमित की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सभी कुछ आलोक की नौकरी में रहते हुए ही हो चुका था। अमित अब गुजरात में पोस्टेड है। बेटी आराधना पति व बच्चों के साथ चेन्नई में रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। आलोक ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा दिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। कुसुम पूरे दिन टेलीविज़न देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियाँ मिटवाने को फेशियल करवाती। आलोक हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। आलोक व कुसुम सर्दी के मौसम में आराधना के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर अमित के घर गुजरात में गुजारते। बेटी दामाद, बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं, जैसे वे लोग वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। आलोक कुसुम अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर दर्शनीय स्थलों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती और धुले कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर कुसुम व्यंग कसती की, तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। आलोक भी दामाद की प्रशंसा करते ना घाते, सोचते पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय खाते हैं। एक दिन आराधना का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में फैक्ट्री के सभी जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है। वे हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। तभी आलोक कुसुम के हाथ से फ़ोन छीन कर बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण। सारी गलती उन्हीं की है। सारा हेर फेर वे करते हैं और उनकी गलती का नतीजा हमें भोगना पड़ता है। आराधना रो पड़ी। आलोक बेटी को सांत्वना देते रहे और फ़ोन कट गया। वह धम से कुर्सी पर बैठ गए। लगा जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रह गई है और कुसुम का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की भांति अपने सिर के बाल नोचने लगी। आलोक ने अपने आप को संभाला, कुसुम को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अवरोध तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुँचे। संकोच छोड़कर आराधना अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं। इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा, पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद ना मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। आलोक व कुसुम अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे। दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्ज ही क्या है। यह लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर आलोक ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने उनके पैरों में गिरकर खुशी जाहिर की और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। आलोक कुसुम को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ। कह रहा है लौटाएगा तो अवश्य, फिर उनके पास जो कुछ भी है बच्चों के लिए ही तो है।
बच्चों की सहायता करना उनका फ़र्ज़ है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है, उन्हें भी उसे बेटे के समान मानना चाहिए। अपना फ़र्ज़ पूरा करके दंपति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे अमित का फ़ोन आया तो माँ ने उसे सभी कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों आकस्मिक रूप से दिल्ली आ धमके। उन्हें इस तरह आया देखकर आलोक व कुसुम हतप्रभ रह गए। बेटा, सब ठीक है ना? आलोक उनके इस तरह अचानक आने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से अमित ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों पर आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर आलोक हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपयों की सख्त ज़रूरत है, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपए उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? वे क्या पराए हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी कराई जाती वह सबूत रखे जाते? पापा, आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डिगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है, कुसुम बोली। आराधना भी तो है, वह क्या दामाद को बेईमानी करने देगी? यह तो वक्त बताएगा कि वे लोग बेईमान हैं या ईमानदार। पर पापा, आप यह मकान मेरे नाम कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर डालें। बेटे की बातें सुनकर आलोक व कुसुम सन्न रह गईं। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बेटा बहू इस शर्त पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू कई तरह की हिदायत देकर गुजरात चले गए, पर आलोक व कुसुम के मन पर चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते, उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके क्या गलती की है? रुपए बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़े ही हैं। हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फ़ोन आता तो दोनों पति पत्नी खुश हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा है, बहू के कहने में चलता है। बहू ने ही अमित को उनके खिलाफ भड़काया होगा। अब आलोक व कुसुम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दामाद उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहेंगे कि इसी रुपये की खातिर तुम लोग रिश्तों को बदनाम कर रहे थे ना, लो रखो इन्हें। कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फ़ोन आना बंद हो गया तो आलोक कुसुम चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फ़ोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फ़ोन पर आराधना व दामाद से बात नहीं हो पा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी आलोक व कुसुम ने चेन्नई जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन आराधना का फ़ोन आया तो आलोक ने उसकी खैरियत पूछने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पर आराधना ने सिर्फ यह कहकर फ़ोन रख दिया कि वे लोग इस बार चेन्नई ना आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है। आलोक और कुसुम बेटी से ढेरों बातें करना चाहते थे, दामाद के व्यवसाय के बारे में पूछना चाहते थे, अपने रुपयों की बात करना चाहते थे, पर आराधना ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। एक दिन हिम्मत करके आलोक ने बेटी से रुपये की बाबत पूछ ही लिया। आराधना जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। आप कैसे पिता हैं कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे हैं? अभी तो इनका काम शुरू ही हुआ है। अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? दामाद चिंगाड़ कर बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या उससे भी आप रुपए वापस मांगते? आपके पास रुपए की कमी है क्या? यह रुपया आपके पास बैंक में फालतू में पड़ा था। मैं इस रुपए से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को पाल रहा हूँ। पुत्री दामाद की बातें सुनकर आलोक व कुसुम सन्न कर रह गए और रुपया वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हुई। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ ही मान सम्मान भी चला गया। अमित का फ़ोन आया, पापा रुपए मिल गए। आलोक चकरा गए कि क्या उत्तर दें। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा
आप साफ क्यों नहीं कहते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया, वह बेईमान निकल गया। अमित दहाड़ा। कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो। जैसे सैकड़ों सुझाव अमित ने फ़ोन पर ही दे डाले थे। आलोक व कुसुम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वे बेटी दामाद के खिलाफ यह सब कर सकते थे? चूंकि वे अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसलिए अमित मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका। पुत्री दामाद से तो संबंध टूट ही चुके थे, बेटा बहू से न टूट जाए, यह सोचकर दोनों ने कोठी का मुख्तियारनामा व वसीयतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात बेटे को थमा दिए। अमित संतुष्ट भाव से चला गया। बोझ उतर गया। आलोक ने कुसुम की तरफ देखकर कहा, अब ना तो मकान की रंगाई पुताई करने की चिंता, ना हाउस टैक्स जमा करने की। अमित पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। कुसुम को न जाने कौन सा सदमा लग गया कि वह दिन पर दिन सूखती जा रही थी। उसकी हंसी होठों से छिन चुकी थी। भूख प्यास सब मर गई। बेटी बेटा बहू दामाद की तस्वीरों को वह एकटक देखती रहती या फिर शून्य में घूरती रह जाती। आलोक दुखी होकर बोला, तुमने अपनी हालत मरीज जैसी बना ली है, बालों पर मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया है, बूढ़ी लगने लगी हो। कुसुम दुखी मन से कहने लगी, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम अब बेटा बहू के आश्रित बन चुके हैं। मेरी पेंशन व मकान का किराया तो है, हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलोक जैसे अपने आप को ही समझा रहे थे। जब किराएदार ने महीने का किराया नहीं दिया तो आलोक ने खुद जाकर शिकायती लहजे में किराएदार से बात की और किराया न देने का कारण पूछा। किराएदार ने रसीद दिखाते हुए तीखे स्वर में उत्तर दिया कि वह अमित को सही वक्त पर किराए का मनी ऑर्डर भेज चुका है। अमित को क्यों? क्योंकि मकान का मालिक अब अमित है। किराएदार ने नया किरायानामा निकालकर आलोक को दिखा दिया, जिस पर अमित के हस्ताक्षर थे। आलोक सिर पकड़कर रह गए कि सिर्फ मामूली सी पेंशन के सहारे अब अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। बेटे पर मुकदमा करो ना। कुसुम पागलों की भांति चिल्ला उठी, सब बेईमान हैं, रुपयों की भूखे हैं। आलोक कहते, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है। हमारी मृत्यु के बाद तो उन्हें मिलना ही था, पहले ही मिल गया, इससे भला क्या फ़र्क पड़ गया। कुसुम बोली, बेटी दामाद बेटा बहू सभी हमारी दौलत की भूखे थे। दौलत के लालच में हमारे हाथ प्यार सम्मान का ढोंग करती रही। दौलत मिल गई तो फ़ोन पर बात करनी भी छोड़ दी। पति पत्नी दोनों ही मानसिक वेदना से पीड़ित हो चुके थे। घर पराया लगता, अपना खून पराया हो गया, अपना क्या रह गया। एक दिन आलोक अलमारी में पड़ी पुरानी पुस्तकों में से होम्योपैथिक चिकित्सा की पुस्तक तलाश कर रहे थे कि अचानक उनकी निगाहों के सामने पुस्तकों के बीच में दबा बैग आ गया और उनकी आंखें चमक उठी। बैग के अंदर उन्होंने सालों पहले विकास पत्र व किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से खरीद कर रखे हुए थे, जिसका पता ना बेटा बेटी को था न कुसुम को, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी याद नहीं था। मुसीबत में यह 90,000 रुपये की रकम उन्हें 90 लाख के बराबर लग रही थी। उनके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा, जैसे फिर से युवा हो उठे। हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने लॉन के कोने में टीन शेड डलवाकर एक प्रिंटिंग प्रेस लगवा दी। कुछ सामान पुराना भी खरीद लाए और नौकर रख लिए। कुसुम भी इसी काम में व्यस्त हो गई। आलोक बाहर के काम संभालता तो कुसुम दफ्तर में बैठती। आलोक हंसकर कहती, हम लोग बुढ़ापे का बहाना लेकर निकम्मे हो गए थे। संतान ने हमें बेरोजगार इंसान बना दिया। अब हम दोनों काम के आदमी बन गए हैं। कुसुम मुस्कुराती, कभी कभी कुछ भूल जाना भी अच्छा रहता है। तुम्हारे भूले हुए बचत पत्रों ने हमारी दुनिया आबाद कर दी। यह रकम ना मिलती तो हमें अपना बाकी का जीवन बेटी दामाद और बेटा बहू की गुलामी करते बिताना पड़ता। अब हमें बेटी दामाद बेटा बहू सभी को भुला देना ही उचित रहेगा। हम उन्हें इस बात का एहसास दिला देंगे कि उनकी सहायता लिए बगैर भी हम जी सकते हैं और अपनी मेहनत की रोटी खा सकते हैं। हमें उनके सामने हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुसुम व आलोक के चेहरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, जैसे उनका खोया सुकून फिर से वापस लौट आया हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं अगली नई कहानी।